जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जेलर भाई शेयर कर दीजिए। उदित भैया नमस्कार। अनुपम भाई नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें ताकि और लोग भी जुड़ जाएं। आज काफ़ी दिनों बाद जो है आप लोगों के साथ में लाइव हुआ हूं। अनुज भाई हैं, अविनाश, अरुण, हरेंद्र भाई, तो जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते हैं। और उदित भैया कैसे हैं? विनय भाई नमस्कार। कोई एक लोग कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? दिनेश भाई नमस्कार। और दिनेश भैया ठीक हैं? सूबेदार यादव भाई हैं। तो जितने साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें। तो बहुत सारे साथियों के फ़ोन लगातार आते रहते हैं कि जब से ऑर्डर रिजर्व हुआ आप एक बार भी लाइव नहीं आए और क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। बहुत सारे हमारे मित्र लगातार फ़ोन कॉल्स कर रहे थे, तो सबसे फ़ोन के माध्यम से वार्ता करना संभव नहीं हो पा रहा था और बहुत सारा काम जो था, बहुत सारा पेंडिंग था। दीपक वर्मा भैया नमस्कार। तो उसको भी कंप्लीट करना था क्योंकि उधर भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पहले जजमेंट को लेकर के, सुनवाई को लेकर के बहुत ज़्यादा भागदौड़ हुई। उसके बाद लगभग एक हफ्ता 8-9 दिन तो हम लोग पूरा जो रिटर्न सबमिशन था उसको कंपाइल करवाने के लिए काफ़ी सब काम धाम छोड़ करके उसमें लगना पड़ा। तो कुछ घर का भी काम था, पेंडिंग था, उन सबको भी पूरा करना था। इसी वजह से ऑर्डर रिजर्व होने के बाद आप लोगों के बीच में लाइव नहीं आ सका। तो जो साथी लगातार फ़ोन कॉल कर रहे थे उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। तो अब चूँकि समय मिला है तो हमने सोचा आप लोगों से ऑर्डर आने से पहले एक बार विस्तार से वार्ता कर ली जाए। ब्रजेश प्रजापति भाई नमस्कार। तो साथियों जैसा कि जो शुरू से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो पहले दिन से हम लोगों से, जब से 2 जून को लिस्ट आई तब से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अभी भी पूरी तरीके से आशान्वित हैं और इस उम्मीद है कि हम लोगों को इसमें नौकरी ज़रूर मिलेगी। इसी को लेकर के लगातार हम लोगों का ये संघर्ष आज की डेट तक जारी है। रिट कोर्ट ने सब कुछ हमारे फेवर में देने के बावजूद भी थोड़ा सा खुरपेची कर दी, जिसके कारण हम लोगों को डबल बेंच में आना पड़ा। और हमको पूरा भरोसा है कि हमारी जो स्पेशल अपील है वो ज़रूर अलाउ होगी। और जितनी मेहनत हम लोगों ने करी है, चाहे वो रिटर्न सबमिशन हो, चाहे उस काउंसिल के ब्रीफिंग से लेकर के डेटा कलेक्शन हो, हर चीज़ को पूरी तरीके से, पूरी दमदारी से हम लोगों ने कोर्ट में अपनी बात रखी है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि सबसे पहले हम लोग अपनी अपील फाइल किए थे और उसी अपील पर जो है जस्टिस राजन राय साहब ने स्टे कर दिया था। मैंने तभी बता दिया था कि पूरी उम्मीद है हम लोगों के साथ में न्याय होगा। और वो स्टे का ही कारण है कि सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को, ATRE को रिजर्वेशन कंसीडर करते हुए जो उनकी मंशा थी कि हम लिस्ट को रिवाइज़ करते, वो मंशा उनकी हम लोगों ने पूरी नहीं होने दी। और
उस पर रिवीजन बेंच ने स्टे कर दिया। और आज की स्थिति ऐसी है, जिस तरीके से हम लोगों की बहस चली है, मैराथन बहस हुई है, हम लोगों ने कहीं पर भी, हमने बताया ना कि 3 बहस हमारी हैं, और 3 बहस जो हैं उन 3 बहस में से कोई भी एक चलेगी। उम्मीद तो है तीनों बहस हमारी को जजमेंट में कोटेड होंगी, और एक भी पर्याप्त है उस जजमेंट को सेटिसाइड करवाने के लिए या मॉडिफाई करवाने के लिए। तो जब बहस हो रही थी, जस्टिस मसूदी साहब बहस के दौरान कभी ये फील ही नहीं होने दिए कि कुछ भी ऐसा नहीं था कि मामला किधर जाएगा। लगातार हम लोगों ने बहस की, और इस कोर्ट में सबसे पॉजिटिव चीज़ हम लोगों के पास यही थी कि हम लोग समझ पा रहे थे कि कोर्ट का व्यू किधर है, कोर्ट क्या जानना चाह रही है, कोर्ट जो क्वेश्चन कर रही थी उनका जवाब और उनकी तैयारी हम लोग लगातार डे टू डे, बहस टू बहस, हर तरीके से तैयार करके ही कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे थे। सिंगल बेंच में समस्या ये थी कि एक सत्यनारायण की कथा चल रही थी और शुक्ला जी उस कथा को श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, ना कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग थी, ना कोई पक्ष विपक्ष को किसी भी तरीके की जानकारी या किसी भी तरीके का क्रॉस क्वेश्चन ना होने के कारण ही उस तरीके का जो उन्होंने अजम्पशन पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आदेश पारित कर दिया था। डबल बेंच में कम से कम वो नहीं होगा, क्योंकि जो जस्टिस मसूदी साहब हैं उन्होंने लगातार हर एक पॉइंट, इस पूरे मुकदमे को एक तरीके से खोद डाला गया, मथ डाला गया, और उससे कोर्ट जो भी डिसीजन देगी थोड़ा सा भी निष्पक्ष रह करके तो वो दलित पिछड़ों के हक के लिए ही रहेगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर जजमेंट 1% मान लें, वैसे तो मुझे 1% भी नहीं लगता है, लेकिन अगर जजमेंट सरकार के पक्ष में आना होता या सरकार का कहीं पर थोड़ा सा भी उनको रिलीफ देने के मूड में होती कोर्ट, तो वोटिंग से पहले ही डिसीजन दे देती, ताकि उसका प्रभाव जो है सरकार द्वारा ये सब जगह बताते रहे कि ये लोग चिल्लाते थे कि ये घोटाला हो गया, 20,000 का घोटाला हो गया, 18,000 का हो गया, 19,000 का हो गया, और देखो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और कोई घोटाला या ये आरक्षण नियम जो है सही से ना लगने के कारण ये सारी विसंगतियाँ हुई हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोर्ट भी जो है, जब केंद्र में आपकी सरकार हो, राज्य में आपकी सरकार हो, और कोर्ट को आपके अगेंस्ट डिसीजन देना हो, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि उसका प्रभाव जो है चुनावी मुद्दा न बनने पाए। तो 20 तारीख को वोटिंग है हम लोगों के यहाँ लखनऊ में, तो हमें लगता है कि 20 से 30 के बीच में ही अपना जजमेंट हर हाल में डिलीवर्ड हो जाएगा, जैसा कि सूचना मिली है। छुट्टी से पहले हम लोगों का डिसीजन आ जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो दूसरे जज ब्रजराज सिंह ठाकुर साहब बैठे हैं वो भी हैं, तो बहुत चीज़ खुल के नहीं बताई जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी कोर्ट हमारे अगेंस्ट जजमेंट इतनी आसानी से पारित नहीं ही कर सकती है, और ना ही करने के विषय में सोच सकती है, वो भी तब जब सर्विस मैटर में एक बहुत बढ़िया जज मसूदी साहब साथ में बैठे हुए हों। ठीक है, इस पर मैंने पहले ही बताया था कि जजमेंट या तो हमारे फेवर में ही आएगा, अदरवाइज रिलीज हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे अगेंस्ट नहीं ही आना चाहिए। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमको बता करके जजमेंट लिखवाएगा, कोई हमसे कह करके जजमेंट लिखवाएगा, लेकिन इतना जरूर हमें भरोसा है, जो हमारी फाइंडिंग रखी गई है कोर्ट में, जो हमारा जो प्लीडिंग्स हैं, जो हमारा सारा कंपाइल किया हुआ रिटन सबमिशन है, बहस है, रिटन आर्गूमेंट है, उन सबको काट पाना किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला है। ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और इसका एग्जाम्पल जब फाइनल बहस हो रही थी तब देखने को मिला कि जब हमारी तरफ से जो सीनियर्स थे, चाहे वो सुदीप सेठ साहब हों, चाहे श्रीवास्तव जी हों, चाहे अन्य लोग भी हों, उन सब की तरफ से जब लास्ट टाइम में जो है बहस हुई, तब भी जैसा कि सबको मालूम है कि हम लोग ऐसे पूरी तरीके से हम कभी भी
जो चूक सिंगल में हो गई थी कि हम लोग पहले बोल लिए, वो लोग लास्ट में बोले और चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हम लोगों की जो बहस रही वो धमाकेदार रही। और अंत तक हमारे सभी सीनियर्स जो थे वो जब तक जजमेंट रिजर्व नहीं हो गया तब तक की कोर्ट में क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहे। जब भी वो दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते रहे, उस पर भी जो है हमारे सीनियर्स के द्वारा लगातार अपोज किया गया। जैसा कि जब लास्ट टाइम बहस हो रही थी तो भदौरिया साहब उल्टा बहस कर रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा, उन सब पर बातचीत हम लोग कर चुके हैं, उसको भी हम लोगों द्वारा कोर्ट में तुरंत बताया गया। और लास्ट में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ रही वो ये रही कि हमारी तरफ से सुदीप सेठ साहब ने सबसे लास्ट में पिटिशनर्स के लिए ना केवल बोला, बल्कि जितनी बहस हम लोगों के फेवर की थी उसको 2-3 मिनट में ही एक तरीके से समराइज कर दिया। और उस समरी में जो चीज़ें थी वो मोटी मोटी यही थी कि रिक्रूटमेंट कब से शुरू हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस स्टेज पर रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर टीईटी पात्रता परीक्षा है तो एटीआरई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ये चीज़ें उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑर्डर में भी लिख रखी हैं। इसके अलावा अगर हम एक सेकंड के लिए कुछ पल के लिए मान भी ले कि रिजर्वेशन एटीआरई है तो भी जो 1994 रिजर्वेशन एक्ट उत्तर प्रदेश का है, जो जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर है, उसके हिसाब से जो है हम कितनी बार भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। जितनी बार स्टेट दे रही है उतनी बार लेने में हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन ले रहे हैं। तो इस पर भी बहस हुई है। और इसके अलावा जो अन्य पॉइंट्स थे वो ये था कि तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बहस थी, रिजर्वेशन कब मिलेगा, रिक्रूटमेंट कब शुरू हो रहा है। इसके अलावा एक अन्य बहस थी कि जो ब्रॉड बड़े स्तर पर रिजर्वेशन का लाभ है, वो रिजर्वेशन का अधिकतम लाभ किस लेवल पर मिलेगा, तब जब एक कंबाइंड मेरिट बन रही हो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन एटीआरई की, या तब जब केवल एटीआरई हो। ठीक है, तो अगर केवल एटीआरई के स्टेज पर रिजर्वेशन दिया जाए तो फिर वो रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका पूर्ण लाभ जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, जो दलित हैं, उनको उसका जब लाभ ही नहीं मिलेगा उस रिजर्वेशन का, नौकरी में वो पहुंचेंगे ही नहीं, तो उस तरीके के रिजर्वेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए उसको रिलैक्सेशन के उसमें रखा जाएगा। ये ऐसा भी सारी चीज़ें थी जो जजमेंट के समय जब रिजर्व हो रहा था तो एक झटके में सब चीज़ों को समराइज करके कोर्ट के समक्ष रखा गया। होता यह है कि जब हफ्तों बहस चलती है तो पहले 2-3 तो कुछ चीज़ें जो शुरुआत में बोली जाती हैं दिमाग से स्लिप हो सकती हैं, जैसा कि एक ह्यूमन नेचर है उसमें हो जाती हैं। तो इसलिए लास्ट में भी समराइज करते हुए भी हम लोग सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट उन सब चीज़ों को समराइज कर दिया गया। इसके अलावा रही सही कसर हम लोगों ने रिटर्न सबमिशन में जो भी चीज़ें थी उन सभी को रिटर्न सबमिशन में हम लोगों की तरफ से फाइल किया गया। और केवल 2 रिटर्न सबमिशन फाइल हुए हैं कोर्ट में, एक हम लोगों की तरफ से फाइल हुआ है और दूसरा स्टेट की तरफ से फाइल हुआ है। तीसरा कोई रिटर्न सबमिशन एक और रिटर्न सबमिशन फाइल हुआ है जनरल की तरफ से। वो फाइल हुआ है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो फाइल निकल गई थी उससे पहले हुआ है या उससे बाद में हुआ। अगर फाइल चैम्बर से निकल गई थी तो उस रिटर्न सबमिशन का कोई मतलब नहीं है। जो जानकारी मिली थी वो यही थी कि 2 हम लोगों का रिटर्न सबमिशन, एक हमारा एक स्टेट का, 2 तो ये फाइल ही हुए हैं। तीसरा गया था लेकिन पता नहीं कोर्ट तक वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बस ये सारी इतनी बातें थी। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि जो संभावित आदेश है वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो एटीआरई वाला तो हम लोगों के फेवर में आएगा ही आएगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बहस हमारी हुई है उस बहस की काट न सरकार के पास थी न अन्य जो प्राइवेट पार्टीज थे जिनका कोई राइट नहीं था उनके पास थी। ठीक है, तो एटीआरई के बाद 2 चीज़ें बची। पहली कि पूरी लिस्ट उड़ा दी जाए, पूरी लिस्ट रद्द करके नए सिरे से पूरी लिस्ट बनाई जाए। अब लिस्ट का मतलब यहाँ पर 6800 या उन सब लिस्ट का कोई मतलब नहीं होगा। 6800 हो चाहे 67,867 हो चाहे 66,96 हो, इन सब का नहीं होता है, क्योंकि जो हम लोगों ने लिस्ट चैलेंज कर रखी है वो 2 जून
की चैलेंज कर की जो पहली लिस्ट जारी हुई थी वो चैलेंज कर रखी है। तो जब कोर्ट वही लिस्ट ही उड़ा देगा तो उसके बाद में 66, 96, 6800 इन सब चीज़ों का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो पहला तो जो आदेश का पहला पॉइंट रहेगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या होगा, मैं कोई ऐसा नहीं कि अभी हमारे कहने से लिख जाएगा, तो कोर्ट लिखाएगा, लेकिन जो हमने बहस की है वो बहस अलाउ होनी चाहिए। और जब वो बहस अलाउ होगी तो निश्चित रूप से पहली चीज़ तो ATRE को ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ही माना जाएगा, उसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन ना मान करके ही चीज़ें होंगी। एक तो ये है, और दूसरी कि किस स्टेज पर रिजर्वेशन दिया जाए, रिक्रूटमेंट पर दिया जाए कि पहले ही दिया जाए, और तीसरी कि जो लार्जर कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का वो क्या हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर बहस होने के पश्चात इन्हीं सब चीज़ों पर ऑर्डर आएगा, और जब इस पर ऑर्डर आएगा तो ATRE एज ए क्वालिफिकेशन ट्रीट होगी। तो संभावित ऑर्डर में ATRE एज ए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दो चीज़ें हैं। पहली, या तो पूरी लिस्ट उड़ा दी जाएगी 67, 867 की जो 2 जून की है, पहली चीज़। जब वो उड़ेगी उसको ख़त्म करके नए सिरे से जो है एक फ्रेश लिस्ट बनेगी, और उस फ्रेश लिस्ट में जो अंदर होगा वो अंदर आएगा, जो बाहर जाना होगा वो बाहर जाएगा। ये है मेरिट पर डिसीजन। बढ़िया डिसीजन ऐसे ही आना चाहिए कि अगर कोई लिस्ट गलत है तो उसको क्वेश करके फ्रेश लिस्ट जारी की जाए। लेकिन जब यदि ऐसा होगा तो उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां आएंगी। जो नौकरी कर रहे हैं बहुत सारे लोग वो बाहर होंगे, कुछ जो बाहर हैं वो अंदर होंगे, पूरा घमंजा मच जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कोर्ट दूसरे पक्ष में, जैसा हम लोगों की बहस भी हुई थी लास्ट में, रिटन सबमिशन में भी दिया गया है कि एटलीस्ट जो भी विसंगतियाँ हुई हैं, घोटाला हुआ है, ATRE को क्वालिफिकेशन के बजाय रिजर्वेशन मान करके स्टेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ये भी कर सकती है कि जो हम लोगों की मांग है कि एटलीस्ट जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जो है अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट एकोमोडेट किया जाए। इन सब पर जो है जजमेंट आ जाएगा। बाकी पहला जजमेंट जो रहेगा वो तो ATRE का ही रहेगा, इसमें कहीं पर कोई मुझे तो शंका नहीं दिखती है। ठीक है, बाकी अंदर खाने में क्या चल रहा है वो बाहर से पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन 99.99% हमें पूरा भरोसा है कि ATRE हम लोग जीत जाएंगे। फिर 2 ऑर्डर रहेंगे, या तो पूरी लिस्ट उड़ेगी और या फिर हम लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा ऑर्डर में तीसरी चीज़ नहीं आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, और बाकी जो आदेश है वो आदेश संभवतः 20 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन पर के बाद जो है तुरंत हम लोगों का ऑर्डर आ जाना चाहिए। इलेक्शन का प्रभाव इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या, 2 पक्ष हैं इस मुकदमे में। पहला पक्ष है रिजर्व कैटेगरी, दूसरा पक्ष है अनरिजर्व कैटेगरी। 2 में से एक को तो शहीद होना ही होना है। तो कोर्ट भी ये सोचती है कि अगर हमने रिजर्व कैटेगरी के पक्ष में ऑर्डर कर दिया तो अनरिजर्व वाले भाग जाएंगे बीजेपी से, अनरिजर्व के पक्ष में ऑर्डर कर दिया तो रिजर्व वाले भाग जाएंगे उनके अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं जब सत्ता दोनों जगह पर होती है तो इस तरीके की स्थितियां हो जाती हैं कि कोर्ट सोचती है कि हाँ चलो भाई इलेक्शन पर इसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए कोर्ट ये सोचती है कि हाँ वोटिंग हो जाने दो, वोटिंग के तत्काल बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑर्डर तो 2 ही चीज़ें माना है, या तो अनरिजर्व बाहर होगा, बाहर इन द सेंस उसके अगेंस्ट में डिसीजन आएगा, या रिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट में डिसीजन आएगा। तो रिजर्व कैटेगरी डिसीजन आने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं, हम अपनी बहस को लेकर के, उस बहस को काटना कोई हंसी खेल नहीं है। उसके लिए अगर हंसी खेल होता तो इतनी मेहनत ही हम लोग न करते। लेकिन मुझे ये आज भी मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमने अपना 100% जो है दिया उस मुकदमे के लिए, और पूरी दम लगा करके लास्ट तक हम लोग पूरी मेहनत किए। मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितने दिन भी बहस चली है डिवीज़न बेंच में, क्योंकि मुझे मालूम था कि डिवीज़न बेंच में बहस का मतलब यही है कि अगर थोड़ा सा भी चूके तो
खाई में जाओगे, फिर इतनी आसानी से बचोगे नहीं। तो जितनी भी बहस हुई है, सबको मालूम है कि हर बार हमारे सीनियर द्वारा ही बहस शुरू हुई है, चाहे जिसकी कोर्ट में, चाहे स्टे लगवाना हो राजन राय की कोर्ट में, चाहे मतलब जिस कोर्ट में है, सबसे पहले बहस हम लोगों ने ही शुरू की है। चाहे मुकदमा जब आपको 501, 503 पर फेंक दिया गया हो, इतनी लंबी लिस्ट में फेंक दिया गया हो कि नंबर ही ना आ पाया हो, उस समय एक सीनियर खड़ा होकर के मेंशन करवाता कि साहब हमारा मुकदमा चल रहा था। तो उन सब चीज़ों हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी है, और इसका मुझे संतुष्टि इसलिए है कि वास्तव में कि हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी, यहाँ तक लाए। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं बचा जिस पर हम लोगों ने बहस ना की हो। और जितने दिन बहस चली है, किसी भी कोर्ट में बहस रही हो, किसी भी XYZ डबल बेंच में, स्पेशल अपील में, मैंने हर कोर्ट के व्यू को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है। चाहे वो राजन राय साहब की कोर्ट हो, चाहे चौधरी साहब की कोर्ट हो, चाहे मसूदी साहब की कोर्ट हो। मसूदी साहब की कोर्ट में जितनी दिन बहस चली है, चाहे हमारी हो चाहे विपक्ष की हो, मैं हर समय प्रेजेंट रहा हूँ। उसके नोट्स तक मेरे पास हैं कि हाँ क्या बहस रही, क्या चीज़ें रहीं, मुज़बानी याद है कि किस वकील ने क्या बोला है, सब कुछ चीज़ें। और एक मिनट के लिए, एक दिन केवल शायद 10-15 मिनट में नहीं था, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ने 10-15 मिनट कोई एक मुकदमा बड़ी बात नहीं, तब जब आपको 15-20 दिन लगातार सुनवाई चली हो। तो उस पूरे मुकदमे में मैं लगातार कंटिन्यू कोर्ट का भी और अपने काउंसिल का भी, हर चीज़ को मैंने बहुत डीपली देखा है, बहुत नज़दीक से चीज़ों को देखा है। केवल याचिका डाल करके भागने वालों को तो बातें छोड़ दो, उन सब पर मैं बात नहीं करना चाहता कि बोरी बिछा के तो सब बैठ गए थे, और जब बहस की बात करने आई तो केवल कहते भैया हमारा नाम नोट करवा लीजिएगा, बस ये सब चीज़ें हैं। तो उन पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब जिम्मेदारी अपने साथियों को हमने ली थी तो मैं किसी दूसरे पर नहीं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, उन पर कोई मतलब नहीं। ऐसे तो हर जगह पर रहते हैं कि लोग अपने हिसाब से कह देते कि हाँ हमने ये तीर मार दिया, वो तीर मार दिया, आप सारी अपीलें उठा लीजिए, हमारी अपील उठा लीजिए। सब कॉपी पेस्ट डिट्टो कॉपी है, एक लाइन भी नहीं बदली है। तो उन पर कर जाने कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अब जजमेंट डिवीजन बेंच का आने वाला है। तो हर बहस में मैं रहा हूँ, तो मुझे कोर्ट का व्यू लगभग मालूम हो गया है कि क्या संभावित डिसीजन आ सकता है। जो ऑपरेटिव पोर्शन रहेगा उसमें ATR तो हम लोग जीत रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और दो में से एक चीज़ होगी, या तो पूरी लिस्ट रिवाइज होगी, 67-867 वाली रद्द होकर के नए सिरे से बनाई जाएगी, और अदरवाइज जो पिटिशनर्स को है उनको एकोमोडेट करने के लिए कुछ न कुछ कोर्ट ध्यान में रखेगी। ठीक है, तो ये संभावित आदेश आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। बाकी 20 से 30 के बीच में हमें पूरी उम्मीद है कि अपना जजमेंट जो है आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे मेन रोना जो था वो ATR ही था, और वो जैसे ही क्रॉस करेंगे फिर तो दिक्कतें लगभग ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो हम लोगों के अगेंस्ट रहेगा। फिर ना सरकार के लिए कोई चारा रहेगा, ना अन्य किसी के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, क्योंकि बहुत सारा काम था जजमेंट के बाद, कंपाइलेशन के बाद, और रिटर्न सबमिशन हम लोगों को दाखिल करना था। उन सब में भी 10 दिन जजमेंट लिखवाने के बाद भी हम लोगों का चला गया। तो बहुत सारे साथी लगातार फ़ोन कर रहे थे। अब चूँकि इतना पेंडिंग काम था और भी चीज़ें हैं, सब पर मैं सबके फ़ोन कॉल्स नहीं अटेंड कर सकता। उसके लिए मैंने कहा था कि मैं ऐसे लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो है सबसे बातचीत नहीं हो सकती है, कि इतने लोग जुड़े हैं, अगर मैं एक मिनट बात कर लूँ तब भी मेरा पूरा दिन चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों से वार्ता नहीं हो सकी। तो अब जब चूँकि समय मिला है तो ये है कि आप लोगों के बीच में सारी बातें मैंने शेयर कर दी कि जो रिटर्न सबमिशन है वो कल 2 पार्टीज़ का है, स्टेट का और हमारा, और तीसरा कोई नहीं है, जनरल का है, लेकिन वो भी टाइम से शायद नहीं पहुँचा है, उसके बीच में मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और अगर किसी भाई को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकता है, हम उसकी बात का जवाब देंगे।
आशीष भाई नमस्कार। महताब आलम भाई हैं। तो कमेंट वमेंट तो सब ज़्यादा प्रदर्शित नहीं हो रहे, पता नहीं। राजन जायसवाल हैं, रामविलास भाई हैं, मंगेश मौर्य, सब साथी जुड़े हुए हैं। संतोष यादव भाई हैं। रवि चौधरी भाई हैं मथुरा से। परवेज भाई हैं, तो अरुण भैया हैं, रवि निषाद भाई, तो सभी साथी हैं। तो उम्मीद रखिए इसी महीने के लास्ट तक हम लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। बाकी हर इच्छा नारायण। दीपक भाई और कैसे हैं? ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जजमेंट आने के तुरंत बाद हम लोग फिर जुड़ेंगे एक बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।